हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जैसा कि आप जानते हैं अपनी सीरीज चल रही है। आज इस टॉपिक इस यूनिट से आए हुए उन सभी सवालों का अपन जिक्र करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम में अब तक पूछे हैं। और हाँ, ग्रेड सेकंड वालों के लिए ये यूनिट पहले कोर्स में नहीं थी, लेकिन जो नया सिलेबस आया है उसमें ये यूनिट आपके ऐड हो गई है। तो आप इस यूनिट को अच्छी तरीके से तैयार करो। अच्छा, अच्छी तरीके से तैयार करने का ये भी मतलब है, मेरा ऐसा मानना है कि जो टॉपिक नया जुड़ता है ना, अगर उसने कुछ ऐड किया है तो फिर उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है तो लेकर के वो कोई सवाल पूछे। ठीक है, और सुनो, आज लगभग अपन 10-12 सवाल सोल्व करेंगे। तो मैं एक बात और बता दूं, आपके एग्जाम में इन 10-12 सवालों में से ही तोड़ मरोड़ के वो सवाल पूछने वाला है। या तो सीधा सीधा पूछ लेगा या इसके अगल बगल से उठाएगा। मतलब अगर आपने ये 10-12 सवाल अगर ढंग से समझ लिए और अगर इनके आंसर आपको आते हैं तो आप यकीन करिए एग्जाम में आपका इस यूनिट से लेकर के कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ देखो, करते हैं बात। अब आप यहां देखो, ये पहला सवाल आरपीएससी ने 2011 में पूछा है। सवाल क्या है? यदि ए तथा बी वांडरवाल नियतांक है, मैं जो बोलूं उसको ध्यान रखा करो, इसमें थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है कई बार। ए और बी वांडरवाल नियतांक है, आर एक गैस नियतांक है, तो ए अपॉन आर बी की इकाई क्या होगी? इसके लिए हमें वांडरवाल गैस समीकरण पता होना चाहिए। वांडरवाल गैस समीकरण मतलब वास्तविक गैस समीकरण। आओ देखो बताता हूं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, यह है वास्तविक गैस समीकरण, रियल गैस इक्वेशन या वांडरवाल गैस समीकरण। इसमें ये जो कांस्टेंट है ए और बी, इन्हीं को बोलते हैं वांडरवाल नियतांक। आर यहां पे गैस नियतांक है और पूछ लिया हमसे ए अपॉन आर बी की इकाई है एंट्रोपी की, ताप की, दाब की और आयतन की। तो सबसे पहले हमें ए और बी की डायमेंशन पता होनी चाहिए या उनका मात्रक पता होना चाहिए। फिर हमें आर की डायमेंशन या आर का मात्रक पता होना चाहिए। आंसर चुटकियों में आ जाएगा। और सुनो, ए और बी की वीमा क्या होगी? यह भी अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है, यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक से। बिल्कुल, कई बार अलग अलग एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि वांडरवाल गैस समीकरण में नियतांक ए और बी की वीमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। आओ देखो करते हैं बात। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं, P यहां दाब है, V यहां आयतन है, T यहां ताप है और A और B नियतांक हैं। जब आप सोल्व करोगे ना तो A की वीमा आएगी M1 L5 T-2। जब आप सोल्व करोगे ना तो B की डायमेंशन आएगी L3 और R की जो डायमेंशन आएगी वो M1 L2 T-2 K-1। K मतलब केल्विन, मतलब टेम्परेचर की इकाई है, ये टेम्परेचर की डायमेंशन है ये। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। पहली बात तो ये कि एग्जाम में हमसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो वांडरवाल गैस समीकरण है उसमें नियतांक ए की वीमा क्या होगी, बी की वीमा क्या होगी और आर की वीमा क्या होगी। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछे तो हमें फाइंड कैसे करना है। तो एक बात याद रखते हैं, समान वीमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है ना, तो यकीन करिए ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन वही होगी जो P की होगी। क्यों? क्योंकि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है।
असमान विमाओं वाली राशियों को जोड़ और घटा नहीं सकते। मास में मास ही जुड़ता है, टाइम में टाइम ही जुड़ता है, लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगा। ठीक, अब सुनो, तो फिर A इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। पी यहां पे दाब यानी कि प्रेशर है जो M1 L-1, प्रेशर की डायमेंशन लिख रहा हूं मैं M1 L-1 और T-2। वॉल्यूम की L3 होती है तो आप स्क्वायर करोगे, यकीन करो इसका आंसर M1 L5 और T-2 आएगा। इसी तरीके से ये देखो आप V माइनस बी है तो B की डायमेंशन वही होगी जो वॉल्यूम की है, तो B की डायमेंशन वास्तव में L3 होगी। और सुनो, R के लिए, R की जो यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन है, यूं समझो जूल पर केल्विन। तो ये जूल यानी कि मैंने वर्क के डायमेंशन लिखी है और पर केल्विन तो K-1 लिखा है। अब आपको क्या करना है, आप यहां देखोगे A/B और R, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा K1 और ये किसके इक्वल है, ताप के इक्वल है। और सुनो, A/B, कई बार इसकी भी डायमेंशन पूछी गई है, A/B की डायमेंशन क्या होगी, तो M1 L2 T-2 वर्क के इक्वल। और जो R है इसकी डायमेंशन होती है M1 L2 T-2 और K-1, कैंसिल होगा और इक्वल टू K1 आएगा। और K1 किसके इक्वल है भाई, ताप को बताता है ये, तो इसकी जो डायमेंशन है वो ताप के बराबर होगी। ये देखो आप, ये कहता है किसी अदृढ़ द्विपरमाणुक अणु के गैस के लिए गामा का मान क्या होगा। अदृढ़ मतलब नॉन रिजिड, अदृढ़ द्विपरमाणुक अणु की गैस के लिए गामा का मान क्या होगा। नॉन रिजिड डाई एटॉमिक गैस है, उसके लिए गामा मतलब Cp/Cv की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो अदृढ़ द्विपरमाणुक अणु होता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 मत बोलना, इसके लिए 7 होती है। अगर द्विपरमाणुक रिजिड होता, दृढ़ होता तो 5 होती, पर अदृढ़ है तो फिर 7 होती है। 7 मतलब 3 स्थानांतरण की, 2 घूर्णन की और 2 ही कंपन की। इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। गामा पूछ रहा है, कुछ सूत्र अपन को सीधा सीधा पता होना चाहिए। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f, मतलब f प्लस 2/f। f की वैल्यू है यहां पे 7, तो इसका आंसर आएगा 9/7। इसका आंसर 9/7 होगा। ध्यान क्या रखना है, अगर डाई एटॉमिक गैस दिया है, डाई एटॉमिक गैस पार्टिकल दिए हैं, अगर वो रिजिड है, वो दृढ़ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पर अगर अदृढ़ है, नॉन रिजिड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। फिर क्या पूछा, गामा पूछा, Cp/Cv पूछा। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए कि गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f। तो जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 9/7 होगा। बहुत सरल, बहुत आसान। चलो आगे। ये सवाल 2013 में पूछा गया सवाल। एक परिपूर्ण एक परमाणु गैस के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। एक परमाणु गैस के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको अपन CV कहते हैं, और CV इक्वल टू होता है F/2 इंटू R। F है यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 + 0 + 0 मतलब टोटल 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक परमाणु गैस के लिए 3, द्विपरमाणु गैस के लिए हम लेते हैं 5, और त्रिपरमाणु गैस के लिए कभी 6 तो कभी 7। वो डिपेंड करता है कि वो नॉन लीनियर है या वो लीनियर है। ये सारी बातें तो जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तब हमें पता लगती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5, और हां डाई एटॉमिक गैस में भी दृढ़ है तो 5, पर अगर अदृढ़ है तो 7, और त्रिक परमाणु के लिए या तो 6 या फिर 7। अगर नॉन लीनियर है तो 6, और अगर लीनियर है तो 7। ये सारी बातें जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तब पता लगती हैं।
दूसरी बात, सर आपने ये ऐसा क्यों लिखा 3 + 0 + 0, ये क्यों लिखा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 प्रकार के लेते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां 3 प्रकार की पढ़ते हैं, स्थानांतरण की, घूर्णन की, कंपन की। तो एक परमाणु गैस में केवल और केवल स्थानांतरण की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ना रोटेशन की होती और ना ही वाइब्रेशन की होती। मतलब बात यह है कि एक परमाणु गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है। बस आपको यहां F की वैल्यू पुट करनी है 3/2 और R, यही हमारा आंसर होगा 3/2 R। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो। अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तब तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, अगर पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है पहले से तो आप बस कोशिश करो कि हाँ ऐसा होता है, तभी हमें सर बता रहे हैं। तो जो मैं बोल भी रहा हूं ना, वाकई में इनमें भी बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। जैसे मैं बोल रहा था मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए ये, तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सवाल आरपीएस ने वही 2013 में पूछा है। ऊष्मा के समविभाजन के नियम के अनुसार एक स्वतंत्र कण की औसत स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा समविभाजन के अनुसार मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक कोटि से रिलेटेड एनर्जी होती है, प्रत्येक कोटि से, एक कोटि से रिलेटेड एनर्जी होती है 1/2 kT। पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो फिर एनर्जी होती है F/2 और kT। और यहां समविभाजन नियम के अनुसार एक स्वतंत्र कण की औसत स्थानांतरित ऊर्जा, तो स्थानांतरण की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होती है। तो अपन कह सकते हैं वास्तव में F/2 और kT, F की वैल्यू होगी 3, तो इसका आंसर आएगा 3/2 kT। बहुत सरल, बहुत ही आसान, इसका आंसर डी होगा। ये सवाल कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही आ रहे हैं। आगे बढ़िए। ये सवाल आरपीएस ने 2015 में पूछा। एक आदर्श गैस के प्रसार में ताप नियत रखा जाता है, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो आपको बता दूं, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। दोबारा सुनना, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी ओनली और ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो एक आदर्श गैस के प्रसार में ताप नियत रखा गया है तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी नियत रहेगा। मतलब इसका आंसर सी होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, एक थ्योरेटिकल सवाल है ये। आगे बढ़ो। कितने थे आसान से सवाल हैं यार, पर मैं क्या ही कर सकता हूं, जो है वो है। यदि एक बंद पात्र में कुछ गैस निकलने देकर दाब घटाया जाता है तो पात्र में गैस अणु का माध्य मुक्त पथ घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आरपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल किसके बारे में पूछा है? माध्य मुक्त पथ, मतलब मीन फ्री पाथ, इसको अपन लैम्डा बार कहते हैं। माध्य मुक्त पथ होता क्या है सुनू, जब गैस के पार्टिकल आपस में टक्कर करते हैं, यहां से गति करके यहां आता है, फिर टक्कर होती है, फिर यहां आता है, फिर टक्कर होती है, फिर इधर जाता है, फिर टक्कर होती है, बार बार टक्कर होती रहती है। दो टक्करों के बीच में ये रास्ता, ये पथ, ये लेंथ λ1, ये λ2, इस तरीके से n टक्कर हो रही है। इनको बोलते हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ। और माध्य मुक्त पथ होता है λ1 + λ2 + λ3 ... λn/n। इसको बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। मतलब दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय की गई दूरी वो होती है फ्री पाथ, और दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का जो औसत मान होता है, जो एवरेज वैल्यू होती है, वो है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। और देखो इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं।
एक सूत्र तो इसका ये होता है जब अपन सोल्व करते हैं 1/√2 पाई एन और सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा है यहां अणु का व्यास, ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है, मैं आपको बता दूं। सिग्मा अणु का व्यास है और एन यहां एकांक आयतन में अणु की संख्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। एन की वैल्यू है N/V, अणु की संख्या बटा आयतन। इसको और अगर आगे सोल्व करते हैं तो वास्तव में यह आता है m/√2 पाई रो और सिग्मा स्क्वायर। रो यहां डेंसिटी है, और भी अगर आगे सोल्व करें तो यह आता है KT/√2 पाई P और सिग्मा स्क्वायर। तो ये सूत्र हमें देखो पता होने चाहिए। इन सबको अगर मैं एक साथ लिखूं आगे भी काम आएंगे ये। लैम्डा बार इक्वल टू 1/√2 पाई एन और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, सिग्मा यहां अणु का व्यास है, m/√2 पाई रो और सिग्मा स्क्वायर। आगे बात करें तो KT/√2 पाई P और सिग्मा स्क्वायर। और यहां हम कह सकते हैं लैम्डा बार प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा स्क्वायर, लैम्डा बार प्रोपोर्शनल टू T, लैम्डा बार प्रोपोर्शनल टू 1/P और लैम्डा बार प्रोपोर्शनल 1/रो। अब यहां क्या कह रहा है ये कहता है कि प्रेशर कम किया जा रहा है, तो प्रेशर अगर आप कम करोगे तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा और इसका आंसर बी होगा, मतलब बढ़ेगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए। आपको क्या करना है इस सवाल में भाई, अगर इस सवाल को और इस सवाल से रिलेटेड एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर, ये और मैं बता दूं आपको, तो आप इसे याद रखिए। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखो आप, आरपीएससी ने 2015 में पूछा है, यदि किसी ताप पर ऑक्सीजन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग v है, यदि ताप दुगना कर दिया जाए और ऑक्सीजन गैस परमाणु ऑक्सीजन में बदल जाए तो वर्ग माध्य मूल चाल क्या हो जाएगी? बढ़िया सवाल है। देखो, गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि VRMS, इसको इसने V बोला है, इसकी वैल्यू होती है 3RT/m और इसका रूट m है यहां मोलिकुलर वेट। अब ये क्या कह रहा है, एक तो ताप को दुगना कर रहा है, मतलब ताप T के बजाय 2T कर रहा है, और क्या कर रहा है ये O2 से O में बदल रहा है, मतलब अणु से परमाणुवीय स्तर में बदल रहा है। गैस के अणु, ऑक्सीजन अणु परमाणु में बदल रहे हैं, तो मोलिकुलर वेट m के बजाय m/2 हो जाएगा। ये दो बदलाव हो रहे हैं, क्या? एक तो टेम्परेचर दुगना और मोलिकुलर वेट आधा। आओ इक्वेशन नंबर 1 ये। दूसरा देखो, v' इक्वल टू, भाई 3 की जगह 3 लिख दो, r की जगह r लिख दो, पर t की जगह 2t लिखो और m की जगह m/2 लिखो। सॉल्व करो, यकीन करो इसका आंसर 2v आ जाएगा, मतलब इसका 2 गुना आएगा और सही आंसर सी होगा। चलो आगे। एक अणु की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच तय माध्य मुक्त पथ इस प्रकार से दिया जाता है, n संख्या घनत्व है और d अणु का व्यास है। सीधा का सीधा वो सवाल एक फॉर्मूले के रूप में पूछ लिया, अभी अभी अपन सोल्व करके आए हैं। इसका जो आंसर होगा, देखो d अणु का व्यास है ना, आप एग्जाम एक बात याद रखा करो, डेल बार प्रोपोर्शनल टू 1/सिग्मा स्क्वायर। तो इसका आंसर देखो कहीं भी सिग्मा स्क्वायर नहीं है, सिग्मा का मतलब यहां ये बोल रहा है अणु का व्यास, जिसको ये d कह रहा है, तो d स्क्वायर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है। मतलब वो फॉर्मूले अपन पढ़ के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां ज्यादा अपन को कुछ बात करनी चाहिए। आगे बढ़ो। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा एक फलन है, कब पूछा? आरपीएससी 2018 में। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पे डिपेंड करती है, इसका आंसर बी होगा। कितना सरल, कितना आसान। और सुनो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो अभी हम सवाल सॉल्व करके आ रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पूछेगा, याद रखना। आप आगे बढ़ो। सही संबंध की पहचान कीजिए और संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं, मतलब ये CV इक्वल टू R/γ+1, ये जो स्मॉल r देख रहे हो ना,
वास्तव में स्मॉल आर ना समझ के इसे गामा समझिए। हाँ, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा ही दिया था। अब देखो इनमें से सही क्या होगा, हमें यार कुछ बात पता होनी चाहिए। सीपी सीवी और आर में क्या रिलेशन होता है वो देखो। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर सूत्र कहते हैं, मेयर सूत्र कहते हैं और सबको पता है। अब क्या करना है, ऐसा करो समीकरण नंबर 1 में सीपी का भाग दो, यानी कि यहां भी सीपी का भाग दो, यहां भी सीपी का भाग दो और यहां भी सीपी का भाग दो। तो यहां सीपी का भाग दोगे तो 1 आएगा, फिर माइनस यहां सीवी अपॉन सीपी होगा और यहां आर अपॉन सीपी होगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी है। तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर अपॉन सीपी। इसको सॉल्व करोगे तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर अपॉन सीपी। जब आप सॉल्व करोगे तो सीपी इक्वल टू आएगा आर गामा और गामा माइनस 1। यहां एक ऑप्शन ऐसा होगा और वो ऑप्शन है हमारा बी। कोई जरूरी नहीं कि यही होता, इनमें से भी कोई हो सकता था, तो अपन और भी देख लेते हैं। देखो अभी खैर आंसर तो हमारा आ गया है, पर इसे ऐसे भी कह सकते थे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ऐसा करो सभी में सीवी का भाग दो, सीवी से डिवाइड करो, तो ये सीपी अपॉन सीवी माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी। इसको बोलते हैं गामा। तो गामा माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन सीवी, तो सीवी इक्वल टू होता आर अपॉन गामा माइनस 1, पर ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सही आंसर ये होगा। वास्तव में सही आंसर ये भी होता, सही आंसर ये भी होता। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़िए, अब इस सवाल को देखिए। यह सवाल आरपीएससी ने 2022 में पूछा था। सवाल क्या है एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूं बाकी फिर। द्विपरमाणु गैस ए की नियत दाब तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान क्रमशः 28 इकाई और 21 इकाई है। अन्य द्विपरमाणु गैस बी के लिए ये मान क्रमशः 21 इकाई और 15 इकाई हैं। सही कथन चुनिए। सही स्टेटमेंट क्या होगा? गैस ए के अणु में कंपन की स्वतंत्रता की कोटि है, लेकिन गैस बी में नहीं है। गैस बी के अणु में कंपन की कोटि है, लेकिन गैस ए में नहीं है। दोनों गैसों में कंपन की कोटि है, दोनों गैसों में कंपन की कोटि नहीं है। नहीं है, कुछ ऐसा है। अब देखो कैसे सोल्व करना है, आओ मेरे साथ। पहले आप बात करिए गैस ए के लिए। गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होता है। सीपी की वैल्यू दे रखी है 28, सीवी की वैल्यू दे रखी है 21। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका आंसर आ जाएगा, आप 7 से कैंसिल करो, 7 चौक 28, 7 21, यानी कि 4/3। और हां, गामा की वैल्यू होती है 1 + 2 अपॉन एफ, यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यह है 4/3। जब आप सोल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आएगी यहां पे 6, मतलब यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। मैं बात करूं बी के लिए, तो यहां गामा इक्वल टू यानी कि वही सीपी अपॉन सीवी, जो कितना है 21 और 15, तो यहां 21 ये 15, जब आप 3 से काटोगे तो 7/5। गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 अपॉन एफ इक्वल टू वही 7/5। आप सोल्व करके देखिए सर, एफ की वैल्यू आएगी 5। मतलब बी में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, पर ए में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। ए में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, जबकि बी में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। आप बता सकते हैं कि वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होगी? ए में होगी, बी में नहीं होगी, क्योंकि बी के पास तो 5 हैं, जिसमें 3 तो होंगी स्थानांतरण की, 2 होंगी रोटेशन की, वाइब्रेशन की नहीं होगी। पर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो इसमें वाइब्रेशन की भी एक कोटि आएगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा गैस ए के अणु में कंपन की कोटि है, गैस बी में नहीं है, मतलब इसका सही आंसर ए होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। सवाल एक बार आप खुद पढ़िए।
बहुत सरल, बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल क्या है सुनो। 1 मोल एक परमाणु गैस को 2 मोल द्विपरमाणु गैस के साथ सामान्य ताप पर मिलाया जाता है तो मिश्रण की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान इनमें से कौन सा होगा। तो मिश्रण के लिए नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के लिए जो सूत्र बनता है ना, वो कुछ ऐसे बनता है। CV मिश्रण इक्वल टू N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ये 1 ये है 1 मोल एक परमाणु गैस के लिए, और ये जो 2 है ये है 2 मोल द्विपरमाणु गैस के लिए। मतलब ये यहां हमें जो दे रखा है वो सुनो। यहां N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू 2 है। यहां CV1 3/2R है एक परमाणु गैस के लिए, तो CV2 यानी कि द्विपरमाणु गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता करना है। अच्छा, CV की वैल्यू ये कैसे होती है, तो हमें कुछ बात पता होनी चाहिए, और बात वो कि CV इक्वल टू F/2 और R होता है। F यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इसलिए हमने 3/2R लिखा। डाई एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 5, तो 5/2R लिखा। यही वैल्यू अपन ने यहां पुट की है। जब आप सोल्व करोगे तो यह आएगा 1 3/2R, फिर ये 2, ये 5/2R अपॉन 1 + 2। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, यकीन करिए 13/6 इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये कंप्लीट वे। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुए। अब अपन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले सवालों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।